हेलो नमस्कार। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग सिखाने वाली हूँ, वो भी वो जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मैं आपको दो ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको पढ़ना लिखने में काफी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्पेलिंग है। यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग के साथ साथ इसके लिखने का भी थोड़ा अंदाज बताऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं आइडल, तो आइडल का मतलब क्या होता है? निकम्मा। क्या होता है आइडल का मतलब? निकम्मा। तो आई को आई क्यों पढ़े? क्योंकि आई के बाद एक दो लेटर छोड़ के ई है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जैसे चीप, चीप चीप का मतलब होता है सस्ता। बोलते हैं ना कितना चीप है ये, मतलब कितना सस्ता है। तो चीप में देखिए डबल ई भी हो सकता है और ई ए भी हो सकता है। तो यहाँ पर ई ए क्यों लिखते हैं? क्योंकि ई ए को भी ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसे चीप पढ़ा, यानी कि सस्ता। बोल्ड, बोल्ड यानी कि साहसी। तो यहाँ पर बोल्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि ल आपका आधा है, क्योंकि जब दो लेटर साथ में होते हैं तो पहला वाला आधा होता है। तो इसे जब आप बोल्ड बोले तो एकदम जल्दी से ल बोले, बोल्ड यानी कि साहसी। उसके बाद जैसे आप देखते हैं पिलग्रिम, इसे पिल और इसे ग्रीम बोलेंगे। अब आप ऐसी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ेंगे? पहले तो पिलग्रिम का मतलब है तीर्थ यात्रा। जैसे हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। तो पिलग्रिम अगर आपको लिखना हो तो आपको क्या लिखना है? आई लिखना है ई के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी जल्दी से ई की आवाज आती है तो आई लिखते हैं। उसके बाद जब भी इस तरीके से ग्रीम एक एक साथ दो लेटर बोले जा रहे हो तो आप समझ जाइए कि उसमें रा आता है। तो इस तरीके से लिखना भी सिखाती हूँ मैं। तो अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया है। तो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे पिलग्रिम। ओके। उसके बाद सोली ट्री। देखिए पहले ऐसी वर्ड मीनिंग होगी तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? सो, उसके बाद ली, सोली। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? टरी, सोली टरी। अब यहाँ पर टरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए आर को आर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इसको टैरी नहीं टरी पढ़ना है। सोली टरी यानी कि अकेला। सॉलिटरी अकेला, अलोन मतलब भी अकेला होता है, लेकिन ये नई वर्ड मीनिंग है जिससे आपको अच्छे से, और जैसे आप बोलेंगे ना मैं बहुत सॉलिटरी हूँ यानी कि बहुत अकेला हूँ, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर ही सकते हैं। उसके बाद जैसे थी टी, थीप्टी। अब यहाँ पर थीप्टी क्यों पढ़ा जा रहा है? देखिए क्योंकि टी एच को हम था पढ़े और आर है, तो दोनों लेटर के बीच में कोई भी वोबल्स नहीं है, तो इसलिए आर आपका साथ में ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको आर को हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि थ्री में हमने आर नहीं लगाया है। तो थ्री, उसके बाद यहाँ पर भी कोई वोबल्स नहीं है तो आपका एफ भी आधा हो गया, तो ये क्या हो गया? थ्रिफ्टी। ठीक है, थ्रिफ्टी। तो ये लास्ट वाले वाई को हमेशा ई पढ़ते हैं। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस। कहते हैं ना तुम बहुत थ्रिफ्टी हो, यानी कि तुम बहुत कंजूस हो, या तुम बहुत ही बहुत ज्यादा थ्रिफ्टी हो, तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो। तो अगर आपको कभी किसी को कंजूस बोलना हो तो आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थ्रिफ्टी यानी कि कंजूस। उसके बाद जैसे डेयरिंग, डेयरिंग बोलते हैं ना तुम बहुत डेयरिंग हो। तो डेयरिंग का मतलब क्या होता है? ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, इसकी हिंदी आप बताएंगे कि डेयरिंग का मतलब। तो डेयरिंग का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। ये आपके लिए टेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम आगे की बात कर लेते हैं। आप जैसे इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है? पहले तो एब सर्ड, एब सर्ड। अगर इस तरीके की वर्ड मीनिंग है तो पहले आप एब पढ़ दीजिए। और यहाँ पर यू को कुछ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि यू आर अगर साथ में होता है तो यू आर को हम आर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको क्या पढ़े? सर्ड। क्योंकि यू इसको ऐप पढ़ा क्योंकि ए को ए भी पढ़ते हैं और ए को आ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए को ए पढ़े, तो एब सर्ट, एबसर्ट यानी कि बेतुका। ये कितना बेतुका, ये एब एबसर्ड है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं तुम कितने बेतुके हो, यानी कि तुम कितने एबसर्ड हो। इस तरीके से अगर आप पहले स्टार्टिंग में क्या है, आपको पूरा सेंटेंस बोलने के अलावा अगर आप कुछ वर्ड मीनिंग से भी स्टार्ट करते हैं ना तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। तो अगर आप ऐसे भी बोलते हैं ना तुम कितने एब्सर्ड हो, यानी कि तुम कितने बेतुके हो, या कुछ किसी को भी बोल सकते हैं ये खाना बिल्कुल बेतुका है। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं ये खाना बिल्कुल एब्सर्ड है। तो आपको जब आप ऐसे बोलेंगे तो लोग आपको देखेंगे, हाँ भाई ये इंग्लिश बोल सकते हैं। आई मीन ऐसे सोच होती है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप जैसे इस तरीके की वर्ड मीनिंग है तो इसको कैसे पढ़ना है? तो पहले से आपको पढ़ना है
लूनेटिक, लूनेटिक। आप देखिए यहाँ पर लू इसके ऊ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कभी भी यू को ऊ सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं, सभी जगह नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग होते हैं जिसमें यू को ऊ पढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर यू को ऊ पढ़े, तो यहाँ पर टिक आप देख रहे हैं सिंपल ए को ए पढ़ा जा रहा है। तो लुनेटिक का मतलब क्या होता है? पागल। क्या तुम लुनेटिक हो, आई मीन तुम पागल हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे बोरो, बोरो यानी कि उधार लेना। क्या तुम मुझे कुछ पैसे बोरो कर सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? या इस तरीके से बोल सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे बोरो दे सकते हो, उधार दे सकते हो? तो अगर आप उधार की जगह बोरो बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आपका इम्प्रेशन, जैसे कहते हैं ना, आपको सामने वाला सोचेगा कि हाँ भाई ये अच्छी इंग्लिश जानते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली सबको फुल इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फुल इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में सब ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी वर्ड मीनिंग से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपको लोग अच्छा समझेंगे, आई मीन एक इमेज अच्छी होगी। तो बोरो में आप देख लें डबल आ रहे हैं, सॉरी डबल आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी तीसरे नंबर पे अगर र होता है तो हमेशा उसको डबल आर लिखा जाता है। तो देखिए बोलने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बोरो लिख के दिखाइए, तो आप बोल तो रहे हैं लेकिन लिखने के टाइम आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर डबल आर लिखना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप स्पेलिंग रूल सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं कोचिंग यूट्यूब पे भी कराती हूँ, और अगर आप कोचिंग वैसे करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी क्लास की डिटेल पूछ सकते हैं। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा जा रहा है। अब ओ डब्ल्यू कुछ ही जगह लिखा जाता है, सब जगह नहीं लिखते हैं। याद रखिए कभी भी आर के बाद अगर ओ लिखना हो तो ज़्यादातर ओ डब्ल्यू लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आर के बाद ज़्यादातर ओ के लिए ओ डब्ल्यू लिखा जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओ डब्ल्यू लिखा है। बोरो यानी कि उधार लेना। मैं यहाँ पर लिखना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करना अच्छी बात है, जितनी भी वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साथ के साथ लिखना भी सीखते रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे डोनेट, हम बोलते हैं ना मैंने इतने पैसे डोनेट किए हैं, आई मीन मैंने दान करे हैं, इतने पैसे दान दिए हैं, मैंने ये कपड़े डोनेट किए हैं। आपने बहुत सुना होगा लोगों को बोलते हुए। तो डोनेट का मतलब क्या होता है? दान देना। तो आप भी बोल सकते हैं कि मैंने आपने कुछ चीज़ दान दिए, तो आप उसको डोनेट बोल सकते हैं दान की जगह। ठीक है, तो डोनेट बहुत सिंपल है। लास्ट में ई क्यों लिखते हैं? जब भी ए का साउंड थोड़ा लॉन्ग होता है, जैसे एट, एट, तो जब इसके लिए ई लिखा जाता है। तो डोनेट में इसीलिए लास्ट में ई लिखा गया है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ई कब लिख रहे हैं। और ए क्यों लिखा गया? इसकी जगह ई भी तो लिख सकते थे, क्योंकि जब भी धीरे से ए लिखा जाता है तो हमेशा ए लिखते हैं, ई नहीं लिखते। तो डोनेट यानी कि दान करना। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके की वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ेंगे आप? इसे एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है संपत्ति। आपके पास कितनी संपत्ति है? मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लेकिन मैं बता देती हूँ। एसेट यानी कि संपत्ति, आपके पास कितना पैसा है, कितना कितनी जमीन जायदाद है, उस तरीके से एसेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसे तो हम जा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा एस को जा भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि मेरा फर्ज है हर चीज़ आपको सिखाना, चाहे बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो। कभी भी अगर डबल एस हो तो हमेशा उसको सा पढ़ेंगे, कभी भी जा नहीं पढ़ेंगे। तो उसको जा नहीं पढ़ना है अगर वो डबल है तो, यानी कि एस अगर डबल है तो उसको सा ही पढ़ना है। तो एसेट इसीलिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, लास्ट में तो सा ही पढ़ते हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं डॉज, तो डॉज का मतलब क्या होता है? चारपा, जैसे चारपाई या खटिया। तो हमारे पास आपने देखा होगा ज़्यादातर, अब तो नहीं है, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा हमारे पास चारपाई, आई मीन खटिया होती थी, और गाँवों में तो अभी भी है, तो उसको डॉज बोलते हैं। तो अगर आप कहीं गाँव में रहते हैं और आप अपनी चारपाई को बोल रहे हैं कि डॉज बिछा दो, तो लोग आपको देखेंगे, आई मीन मुझे तो लगता है कि शायद देखेंगे, सॉरी अगर आपके लिए नॉर्मल है तो, लेकिन अच्छा लगता है जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो। और साथ के साथ अगर आप गाँव में रहते हैं, तो अगर आप कुछ भी चीज़ इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो उसको एक बार हिंदी में भी बता दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ और लोग भी सीखें, आपके मम्मी पापा भी सीख सकें, और आपके बहन भाई भी सीखे कि इसको आप जो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो अच्छा लगता है आपके साथ अगर और भी लोग सीखेंगे तो। जैसे आप देख रहे हैं अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेम या स्नेह। जैसे आपके भाई बहनों के लिए आपके मन में प्रेम है, स्नेह है, आप उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं अपने भाई बहनों को, उनका दुख नहीं देख सकते, तो अफेक्शन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी
दूसरे या तीसरे नंबर पे अगर फा होता है तो हमेशा उसको डबल लिखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पे अगर फा होगा तो उसको डबल ही लिखा जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप किताब खोल के देख लीजिए, जहाँ पर भी तीसरे या दूसरे नंबर पे आपको एफ दिख रहा होगा ना, ज़्यादातर वहाँ पर डबल ही होगा। एक आध हो सकता है कुछ रूल्स अलग हुए हो, लेकिन 100% में 99 आपको यही रूल्स दिखेगा। ठीक है। अफेक्शन यानी कि प्रेम या स्नेह। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद जहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता। जैसे कहते हैं ना, मेरे मन में बहुत उत्सुकता है, मैं कह सकती हूँ कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मीन उत्सुकता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना। तो क्यूरियोसिटी का मतलब खुशी होना, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना किसी चीज़ के लिए। उसके बाद प्राउंस, प्राउंस यानी कि झपटना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में जब कोई खाने की चीज़ आती है या कुछ भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग ना झपट जाते हैं, हम कहते हैं मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, झपटना। तो प्राउंस यानी कि झपटना। क्यूरोसिटी में एक चीज़ बता दूँ, यू को कभी भी अगर आपको यू लिखने के लिए बोला जाए, कभी भी अगर आपको यू लिखने के लिए बोला जाए और आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो यू के लिए आप वाई यू कभी मत लिखिएगा, हमेशा यू के लिए यू लिखिए। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे देखिए क्यूरियोसिटी में भी यू के लिए हमने यू लिखा, तो यू के लिए यू हमेशा सभी में लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी लिखने की स्पेलिंग है जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। उसके लिए आपको शुरू से हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है। प्राउंस का मतलब झपटना। तो प्राउंस में आप देख रहे हैं ओ यू को आउ पढ़े। अब ओ यू को आउ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब ओ और यू साथ में होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए ओ को तो हम ओ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम इसे आ पढ़ते हैं और यू को ओ पढ़ते हैं, तो ये हमारा आउ बन जाता है। तो ओ और यू साथ में होता है तो ओ हमारा आ बन जाता है और यू हमारा ऊ हो जाता है, तो ये आउ का साउंड कहलाता है। तो कहीं पर भी ओ यू हो तो आपको आउ का साउंड करना है, लेकिन इसके और भी रूल्स है, उसके लिए आपको एक एक डिटेल में सीखना पड़ेगा। और लास्ट वाले ई को हम कभी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसे प्राउंस पढ़ा, क्योंकि लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे बहरूपिया, कहते हैं ना ये बहरूपिया है। आपने देखा होगा मूवियों में या टीवी में दिखाते हैं बहरूपिया, तो उसको क्या बोलते हैं, इन पोस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी भी लास्ट में अर की आवाज़ आती है तो ज़्यादातर ई आर लिखा जाता है, इम्पोस्टर। तो इम, अगर आपको कभी भी इम का साउंड आए तो आपको ई एम लिखना है या आई एम लिखना है। तो याद रखिएगा, अगर जल्दी से इम बोला जा रहा हो तो आई एम लिखना है, और धीरे से इम की आवाज़ आ रही है तो ई एम लिखना है। तो ये डाउट अगर आपके मन में भी है तो इसको सॉल्व कर लीजिए और इस तरीके से आप सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे स्टारवेशन, स्टारवेशन। तो यहाँ पर देखिए कभी भी इसकी आवाज़ आती है तो हमेशा आपको एस लिखना है। आप इसके लिए आई एस मत लिख दीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। कभी भी स्टार्टिंग में इसकी आवाज़ आ रही है तो आपको एस लिखना है, क्योंकि इसको ही हम आधा एस बोलते हैं, आई मीन आधा श्राप बोलते हैं। तो स्टार पेशन। तो और के लिए यहाँ पर देखिए अ की आवाज़ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर र का साउंड मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, ये र। ठीक है। तो व्यसन जब कभी भी अगर आर की आवाज़ आ रही है या फिर आर की आवाज़ आ रही है तो वैसे तो बीच में अगर आपको ज़्यादातर आर की जगह आर की आवाज़ आएगी, तो ये हमारी आर की आवाज़ थी क्योंकि र हमने ऊपर लिखा है। तो आर के लिए हमेशा ए आर लिखा जाता है। आप सोचोगे क्या आप इतना सारा बता रही हैं, ये छोटी छोटी चीज़ है ना, सच कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आई ना तो लाइफ में कभी भी स्पेलिंग सही नहीं लिख पाओगे। तो ये छोटी चीज़ लग रही होगी बोरिंग, लेकिन बहुत काम की है। यकीन आए तो आप जब स्पेलिंग लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए कभी भी अगर लास्ट में सन लिखना हो तो टी आई ओ एन लिखना है। ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी अब सन दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो इस तरीके से लिख, एक सन इस तरीके से लिखा जाता है जिसको हम लिखते हैं, इसको चन भी पढ़ते हैं और इसको हम चन पढ़ेंगे, लेकिन एक सन आपको इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी। तो इस सन में और इस सन में कैसे फ़र्क पता चलेगा जब आप लिख रहे हैं, तो कभी भी सन से पहले अगर ए आए तो हमेशा सन ऐसे लिखना है, और ए नहीं होगा तो ऐसे लिखना है। ठीक है। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पता लगाना। इसका पता लगाओ, इसका डिटेक्ट करो। ठीक है। तो डिटेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ का पता लगाना डिटेक्ट कहलाता है। ठीक है। डिटेक्ट, देखिए एक्ट, जब भी जल्दी से आवाज़ आती है एक ही तो हम ई लिखते हैं,
तो बाकी बहुत सारी नॉलेज है जो आपको शुरू से सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा है, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। जैसे मेरे स्टूडेंट यूट्यूब के बच्चे जितने भी हैं बहुत ही डिलीजेंट है, यानी कि बहुत ही मेहनती है। मेरे कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ही डिलीजेंट है, बहुत ही मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि मैं देखती हूँ कि जब वो मुझे लिख लिख के पेज सेंड करते हैं कि मैम देखिए हमने ये लिखा है, हमने वो लिखा है। इसी तरीके से आप भी बहुत मेहनती है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीखना होगा। जो बच्चे सीखने के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं तो वो सच में डिलीजेंट है। ठीक है, यानी कि मेहनती है। फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी कि भयंकर या आग बबूला। जैसे बोलते हैं ना, तुम इतने आग बबूले क्यों हो रहे हो, तुम इतने फ्यूरियस क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से। लैंड यानी कि उधार देना। जैसे मैंने उसको लैंड दिया है यानी कि उधार दिया है। मैंने कुछ पैसे उसको लैंड दिए हैं यानी कि कुछ पैसे उधार दिए हैं। तो इस तरीके से आप बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान देना। मेरा इसमें बहुत ही कंट्रीब्यूट है यानी कि बहुत योगदान है। जैसे आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूट है मेरे चैनल में पढ़ने का, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई की है तभी मैं आगे बढ़ी, और मेरे आगे बढ़ने में भी आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूट है। यानी कि अगर आप लोग नहीं होते, आपका योगदान नहीं होता, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है। इसके बाद स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी कि बेहबक। तुम कितने बेहबकशाली हो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो स्प्लेंडर में देखिए इसका साउंड आया तो हमने एस लिखा है। उसके बाद प्लेंडर, जब भी जल्दी से प के बाद या किसी भी साउंड के बाद यानी कि किसी भी लेटर के बाद एकदम से दूसरा साउंड बोला, कोई दूसरा लेटर बोला जा रहा हो, तो समझ जाइए वो आधा है। तो स्प्लेंडर में प एकदम स्पीड में बोला जा रहा है, तो इसीलिए वो आधा है। ठीक है, स्प्लेंडर। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सोचे होंगे यहाँ पर अर के लिए ओ आर क्यों आया, तो याद रखिए कि डी के बाद अगर कभी भी अर का साउंड आता है तो ओ आर लिखते हैं। डी के बाद अगर अर का साउंड आएगा तो ओ आर लिखते हैं। ठीक है, स्प्लेंडर यानी कि बेहबक। मन बहलाना यानी कि अम्यूट, अम्यूट यानी कि मन बहलाना। तो डा के लिए लास्ट में ईडी भी लिखा जाता है ज़्यादातर, लेकिन इसके लिए आपको ईडी के सारे रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि ईडी को ईड भी पढ़ते हैं और डी भी पढ़ते हैं और डा भी टा भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें कुछ कुछ करके सीखनी पड़ेगी। और यू के लिए हमेशा यू लिखे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपने लिखा अम्यूट यानी कि देखिए, अब वैसे तो लॉजिक के तरीके से अगर आप समझे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि कभी भी अगर यू लिख रहे हैं और लास्ट में डी आ रहा है तो ई लगाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यू को यू बनाने के लिए ई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ जगह नहीं भी होता है। लेकिन चलिए वो बातें बाद में करेंगे। तो आज हमने जो जो सीखा है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निकम्मा, आइडियल, चीप यानी कि सस्ता, बोल्ड यानी कि साहसी, और जैसे पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्रा, और सोलिटरी यानी कि अकेला, थ्रिफ्टी यानी कि कंजूस, डेयरिंग यानी कि मैंने आपसे बोला आप बताएंगे, एब्सर्ड यानी कि बेतुका, उसके बाद लुनेटिक यानी कि पागल, बोरो यानी कि उधार लेना, डोनेट यानी कि दान करना, एसेट्स यानी कि जैसे आपकी ज़मीन जायदाद जो भी आपके पास जितना पैसा है उसको बोलते हैं, डॉज यानी कि चारपाई या फिर खटिया, अफेक्शन यानी कि प्रेम या स्नेह, और क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता किसी भी चीज़ में, प्रोनाउंस सॉरी पाउंस यानी कि झपटना, और जैसे इम्पोस्टर यानी कि बहरूपिया, स्टेवेशन यानी कि भुखमरी, डिटेक्ट यानी कि पता लगाना, डिलीजेंट यानी कि मेहनती, क्यूरियस यानी कि भयंकर या आग बबूला, लैंड यानी कि उधार देना, कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान, स्प्लेंडर यानी कि बेबक, और अम्यूट यानी कि मन बहलाना। तो ये सारी वर्ड मीनिंग आपको खुद से याद करनी है। वैसे तो बहुत नॉर्मल ही है, लेकिन याद कर लेंगे एक दो बार, अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आधी तो वैसे ही याद हो जाएगी। तो अगर आपको जो चीज़ नहीं याद होती है ना तो उसको कम से कम एक दो बार आप पढ़िए, सुबह एक दो बार, दोपहर में एक दो बार, आप शाम को पढ़ लीजिए, देखिए फिर आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसे याद करने की। अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे पहले आपको वर्ड मीनिंग याद कराऊँ, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे फैमिली मेम्बर नहीं बने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर आप हमारे फैमिली मेम्बर नहीं बने हैं तो छोटा सा क्या काम करना है, 1 मिनट रुके। आपको और हमारी वीडियो के नीचे एक छोटा सा
इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर टच करना है और ये घंटे का बटन टच करना है, जिससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। जैसे लिखने के मैंने कितने सारे रूल्स अभी आपको बताए और साथ के साथ में अब आपको बोलना भी सिखा रही हूँ। तो इतने सारे चीज़ें सीखने के लिए बस आपको हमारा फैमिली मेंबर बनना है। और अगर आप हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं और ये चीज़ें सारी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस फ़ोन नंबर पे कॉल करना है। चलिए बाय, गुड नाइट।